नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका महर्षि आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका शिक्षक संतोष महर्षि। एक्चुअली मैं संतोष यादव कह रहा था, लेकिन मेरे कुछ ऑफलाइन के बच्चों ने कहा कि सर महर्षि आप है, महर्षि आपकी है, तो महर्षि ही बोलिए। तो आज से मैं पीछे का टाइटल हटा रहा हूँ, बेसिकली संतोष महर्षि। ठीक है, तो कल हम लोगों ने कुछ बात की थी कि पॉलिटी का, आई थिंक जहां तक मुझे पता है कि हमारा चौथा लेक्चर होने वाला है। हमने प्रियम्बल के लेक्चर को 2 वीडियो में खत्म किया था, मतलब प्रियम्बल के टॉपिक को 2 लेक्चर में खत्म किया था। और हमने शुरू किया था आपका फंडामेंटल राइट, है ना। और पिछले लेक्चर में जहां तक मुझे याद हो पा रहा है, हमने डिस्कस किया था व्हाट इज द मीन ऑफ फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट क्या है। उसके पहले हमने ये देख लिया था कि टाइप्स ऑफ राइट, अधिकार के प्रकार कितने हैं, है ना, अधिकार के प्रकार कितने हैं, हमने ये देख लिया था। दूसरा हमने देखा था मौलिक अधिकार या मूल अधिकार किसे कहते हैं, फंडामेंटल राइट किसे कहते हैं। और उसके बाद फंडामेंटल राइट की शुरुआत कहाँ से लिया गया था, भारत में आने तक का उसका इतिहास, और भारत में जो ये भारतीय संविधान में जोड़ा गया तो जोड़ते समय इसे किस भाग में रखा गया और किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, ये देखा था। और हाँ, इसके शुरुआती अनुच्छेद भी, अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 13, इन 2 आर्टिकल्स को, 2 अनुच्छेदों को हम कर चुके थे। तो अब हम शुरू करने वाले हैं आपका अनुच्छेद 14। तो यहाँ वहाँ की बात खत्म करेंगे, डायरेक्टली आते हैं आर्टिकल 14 पर। डन। तो दोस्तों देखो, जब हम आर्टिकल 14 की बात करते हैं कि आर्टिकल 14 में क्या है, तो यहां पर देखो एक चीज लिखी है, कानून के समक्ष, एक सेकंड मैं रेड यूज करता हूं, मुझे सजेस्ट किया था मेरे भाई जी ने कि रेड यूज करिएगा। देखिए यहां पे बेसिकली समानता लिख दिया गया है। यहां याद रखिएगा, यहां पर लिखा है कानून के समक्ष समता एवं कानूनों का समान संरक्षण। ठीक है, क्या बोला गया है आर्टिकल 14 में? आर्टिकल 14 में बोला गया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ, ठीक है, इसको अगर हम बात करें पूरा, तो किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समता एवं कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा, वंचित नहीं किया जाएगा, वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसका मतलब समझे, इसका मतलब समझे, इसका मतलब यह है कि आप भारत देश के नागरिक हैं, ठीक है, तो आप किसी भी क्षेत्र से आते हो, आप किसी भी वर्ग से आते हो, किसी भी वर्ग से आने का मतलब क्या है, यहां पर किसी भी वर्ग से आने का मतलब है आप चाहे जनरल कैटेगरी से हो, आप ओबीसी कैटेगरी से हो, आप एससी कैटेगरी से हो, आप एसटी कैटेगरी से हो, या आप किसी अन्य कैटेगरी से हो, आप किसी भी वर्ग से आते हो, आप भारत के लिए एक समान हो। ठीक है, वहीं इसका एक अर्थ यह भी है कि आप आर्थिक रूप से किसी भी कैटेगरी से आते हो, ठीक है, लेकिन आप भारत के लिए समान है। इसी को बोलते हैं कानूनों के समक्ष समता। अच्छा, समता क्यों बोला गया? यहां पे समानता टर्म भी यूज किया जा सकता था, है ना, यहां पर समानता टर्म भी यूज किया जा सकता था। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट में यह बताया गया है कि यहां समता का मतलब यह होता है, देखो देखो, समानता और समता लगभग विचार सेम है ना, लेकिन इसका कोड थोड़ा सा अलग हो जाता है, इसलिए समता टर्म यूज किया गया, समानता नहीं यूज किया गया। सेम अलग कैसे हो जाता है या सेम कैसे है? देखो, जब हम बात करते हैं समान, मान लो एक लाइन है ना, और एक ये लाइन छोटी है, तो आपके पास 2 तरीके हैं कि इस छोटी वाली लाइन को इस बड़ी वाली लाइन के बराबर करने का। क्या आप एक इसको मिटा दो, इसको मिटा दो और दोनों को बराबर कर दो, ठीक। और दूसरा क्या है कि ये लाइन बड़ी थी, ये लाइन बड़ी थी, इसके लिए कुछ ऐसे अवसर पैदा करो, ऐसे कुछ अवसर पैदा करो जिससे ये लाइन भी अपने ऑटोमेटिक क्या हो जाए, ऑटोमेटिक लाइन भी ग्रो कर जाए। समझ गए? तो यहां कानून के समक्ष समता का मतलब होगा कि जितने भी वर्ग के लोग होने वाले हैं इस देश में, सब भारत में कैसे होंगे, समान होंगे। ठीक, कानूनों के सामने सबको समक्ष रखा जाएगा। और दूसरा रखा गया है कि कानूनों का समान संरक्षण। अच्छा, यहां पे आपको एक टर्म मुझे बताना था। टर्म क्या है, अगर उसको समझे तो कानूनों के समक्ष समता को जब हम देखते हैं तो कानूनों के समक्ष समता का मतलब होता है एक प्रकार से विशेषाधिकारों का अभाव। क्या मतलब होता है? विशेषाधिकारों का अभाव। ठीक है, इसे अगर मैं साफ साफ थोड़ा लिख दूं आप लोग की आसानी के लिए, ठीक है, आप लोग की आसानी के लिए, ताकि बाद में अगर आपको पीडीएफ लेना हो तो आप ले पाए। पहला, यहां इसका मेन अर्थ है विशेषाधिकारों का अभाव। मेन अर्थ क्या होगा? विशेषाधिकारों का अभाव। इसका मतलब है कि आप किसी भी क्षेत्र से आते हो,
आप किसी भी वर्ग से आते हो, आप भारत के लिए क्या है, समान है। आप भारत के लिए कैसे होंगे, आप भारत के लिए समान होने वाले हैं। ठीक है, आपके पास किसी अन्य प्रकार का विशेषाधिकार नहीं होगा। अच्छा, विशेषाधिकारों का अभाव कहा गया तो आपके टर्म में आएगा ना, विशेषाधिकार को सर मतलब क्या होता है? विशेषाधिकार का मतलब होता है सबल के पक्ष में किया गया निर्णय। सबल के पक्ष में किया गया निर्णय, सबल के पक्ष में किया गया निर्णय। अब देखो यहां पे मैं आपको एक टर्म समझाता हूं, ये तो कह दिया गया कि कानून के समक्ष समता, मतलब सब लोग कानून के समक्ष क्या होने वाले हैं, समान होने वाले हैं। ओके, ऑल गुड, नो इशू। बट एक बात बताइए, आपने ये तो सुना होगा कि हमारे यहाँ टैक्स स्लैब बहुत सारे हैं। इतना आइडिया तो आपको होगा ना कि हाँ इंडिया में टैक्स स्लैब बहुत सारे हैं, इनकम टैक्स स्लैब। ठीक है, 0, फिर 5%, फिर 10%, फिर 15%, फिर 20%, फिर 25%, फिर 30%। ठीक है, इतने स्लैब है। और इन स्लैबों का कारण क्या है कि भैया जो व्यक्ति 0 से 4 लाख कमा रहा होगा वो 5% फ्री, 0 से 4 लाख वाला क्या होगा, फ्री। 4 लाख से 8 लाख वाला 5% देगा, 8 लाख से 12 लाख वाला 15% देगा, और 12 लाख से 16 लाख वाला 20% देगा। ऐसा एक कोर बना हुआ है। ठीक है, एक मॉडल बना हुआ है टैक्स का, इनकम टैक्स का। तो जब समता की बात की गई तो ये होना चाहिए ना कि देश के जितने भी लोग हैं उन पर एक ये नियम लागू होना चाहिए कि देश के जितने भी लोग हैं वो चाहे जितना कमाए, फर्क नहीं पड़ता। 100 रुपए कमा रहे, 10,000 कमा रहे, 1 लाख कमा रहे, करोड़ कमा रहे, 1,000 करोड़ कमा रहे, लेकिन जो टैक्स का रेशियो होने वाला, जो परसेंटेज लगने वाला है वो सब पे क्या हो, समान हो। ठीक है, लेकिन क्या इसे सच में समान रखा जा सकता है? नहीं, इसे समान नहीं रखा जा सकता। तो यहां पे हमने क्या कर दिया, यहां पे हमने किया कि जो व्यक्ति ज्यादा कमा रहा है उससे टैक्स हम ज्यादा परसेंटेज में लेंगे, जो व्यक्ति कम कमा रहा है उससे हम टैक्स कम परसेंटेज पे लेंगे। जैसे एक 10,000 वाला व्यक्ति, उससे अगर आपने 30% टैक्स ले लिया, 3,000 चला जाएगा, 7,000 बचेगा, उसके लिए वो 3,000 बहुत मैटर करता है। लेकिन अगर कोई 10 करोड़ कमा रहा है महीने का, उसे 3 करोड़ चला गया, 7 करोड़ में उसकी जिंदगी अच्छे से गुजर सकती है। ठीक है, तो विशेषाधिकार का मतलब है कि अगर किसी सबल के पक्ष में, तो यहां पे क्या हुआ था, जो निर्बल व्यक्ति था, जो 10,000 कमा रहा था, आपने उसके पक्ष में निर्णय किया कि भैया तुम्हें 1 रुपया टैक्स नहीं देना है क्योंकि तुम कम कमा रहे हो। ठीक, अगर यही काम कर दिया जाता उस सबल के पक्ष में जो बहुत ज्यादा अमाउंट कमा रहा है, उससे कहा जाता नहीं आप टैक्स मत दो, तो ये उसके पक्ष में लिया गया निर्णय माना जाता, जो क्या हो जाता, हमेशा गलत हो जाता, क्योंकि इसका हमारा संविधान क्या करता है, विरोध करता है। ठीक है, तो ये हो गया। और जब हम बात करते हैं कि कानूनों का समान संरक्षण, इसका मतलब है कि चाहे आप किसी भी वर्ग से आते हो, सारे लोग को कानून समान रूप से देखेगा। ठीक है, आप किसी भी वर्ग से आते हो, सारे लोगों को जो कानून है हमारा वो समान रूप से देखने वाला है। ठीक है, अगर किसी के साथ किसी ने पर्टिकुलर कोई एक्ट किया, उसके साथ एक कार्य किया जा रहा है, उसके साथ एक प्रकार की प्रक्रिया की जा रही है, तो दूसरे के साथ भी सेम प्रकार की प्रक्रिया का ही प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, यह है आपका कानूनों का समान संरक्षण। बस आपको एक बात याद रखना होगा कि यहां पर एक और विचार चलता है बेटा, जिसे कहा जाता है सकारात्मक विभेद। ठीक है, यह इसका अपवाद है। सकारात्मक विभेद क्या है, यह आर्टिकल 14 का अपवाद है। सकारात्मक विभेद क्या है, आर्टिकल 14 का अपवाद। जैसे यहां पे कह दिया गया कि कानून के समक्ष समता, मतलब सारे लोग कानून के समक्ष समान होंगे, लेकिन इसका अर्थ क्या है, विशेषाधिकारों का अभाव। विशेषाधिकारों का अभाव मतलब सबल के पक्ष में निर्णय नहीं होगा, मतलब निर्बल के पक्ष में निर्णय किया जा सकता है। तो निर्णय के पक्ष में अगर निर्णय किया, निर्बल के पक्ष में भी अगर निर्णय किया गया तो भी बायस तो हुआ। ठीक है, फैसला तो न्यूट्रल नहीं रहा, क्योंकि अगर कानून सबको समान रूप से देखा है तो उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि कौन निर्बल है कौन सबल है। ठीक, लेकिन हमारा देश यहां क्या चाहता है, हमारा देश चाहता है कि निर्बल व्यक्ति के लिए हम ऐसी सुविधाएं, ऐसे अवसर प्रदान करें जिससे वो भी क्या हो जाए, सबल हो जाए। इसीलिए उसको ध्यान में रखते हुए हम थोड़ा सा विभेद कर सकते हैं। विभेद का मतलब क्या है, डिस्क्रिमिनेशन, मतलब किसी एक की तरफ झुकाव रखना। तो निर्बल को आगे बढ़ाने को लेकर हम थोड़ा सा विभेद कर सकते हैं, इसी को कहा जाता है सकारात्मक विभेद। तो अगर कभी प्रश्न आ जाए कि सकारात्मक विभेद किस अनुच्छेद से मिलता है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि सकारात्मक विभेद सामान्यतः अनुच्छेद 14 से मिलता है। ठीक है, अब ये दोनों बात अब समझ गए, डन। अब हम बात करते हैं अगले आर्टिकल की, आर्टिकल 15, आर्टिकल क्या नाम है, हाँ 15, अनुच्छेद 15। कोई बताएगा मुझे अनुच्छेद 15 क्या है?
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 15? एनी आइडिया? आर्टिकल 15 क्या है? देखो, जब अनुच्छेद 15 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 15 बेसिकली यह कहता है कि अनुच्छेद 15 का जो वर्डिक्ट है मैं वो आपको बता दे रहा हूं। सार्वजनिक स्थल पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, सार्वजनिक स्थल पर किसी भी नागरिक के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। मतलब सार्वजनिक स्थल का मतलब क्या होगा? यहां सार्वजनिक स्थल का मतलब होता है ऐसे स्थल, ठीक है, ऐसे स्थल, ऐसे जगह, ऐसे स्थान जो टैक्स से बने हैं और वेलफेयर के लिए बने हैं, जो टैक्स से बने हैं और वेलफेयर के लिए बने हैं, उसे कहा जाता है सार्वजनिक स्थान। ठीक है, तो सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी नागरिक के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। मतलब अगर आप ट्रेन के टिकट निकालने के लिए लाइन में लग रहे हैं, ठीक है, तो कोई किसी एक व्यक्ति को बहुत आगे प्रायोरिटी में नहीं रखा जाएगा। अगर वो लेट आ रहा है तो लाइन में पीछे ही लगेगा। ठीक है, कॉमन सा बात। ठीक, लेकिन यहां पर इसके कुछ अपवाद मिलते हैं, इसके कुछ अपवाद है। अपवाद कौन सा है? महिला, अगर महिला है तो महिला के साथ भेदभाव हो सकता है। यहां पर बेसिकली महिला के साथ भेदभाव नहीं हो रहा, हम महिला को क्या दे रहे हैं? थोड़ा सा अवसर दे रहे हैं कि महिलाएं भी हमारे क्या हो सके, आगे बढ़ सके। ठीक है, महिला को हम क्या दे रहे हैं? महिलाओं को थोड़ा अवसर दे रहे हैं। अब एक मिनट, मैं थोड़ा पानी पी के आता हूं, एक सेकंड। नीरज, पानी ले। ठीक है, सॉरी थोड़ा सा लेट हो गया। हाँ, तो क्या बोल रहा था मैं? अनुच्छेद 15 क्या कहता है? अनुच्छेद 15 कहता है कि सार्वजनिक स्थल पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, यहां सार्वजनिक स्थल का मतलब क्या होता है? सार्वजनिक स्थल का मतलब होता है जो वेलफेयर के लिए बना हो या टैक्स से बना हो। टैक्स से हॉस्पिटल बन सकता है, स्कूल्स बन सकते हैं, कुएं बन सकते हैं, सरकारी नल लगता है ना, और वेलफेयर के लिए भी सेम है। दूसरा, किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं होगा। देखो, जब हम भारतीय समाज की बात करते हैं, हमारा जो संविधान बन रहा था, आज भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे जगहों पर, बहुत सारे स्थानों पर, बहुत सारी समाजों में ऐसा होता है कि कभी कभी जाने अनजाने में जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर भेदभाव हो जाता है ना। तो इस बात को हमारे संविधान सभा के लोग समझते थे, वो जानते थे कि आज अगर हमने इसके लिए किसी प्रकार का कोई बहुत मजबूत कदम नहीं उठाया, संविधान में हमने इसको जगह नहीं दी, तो कहीं ना कहीं इसका एक नेगेटिव, इसका एक बहुत नकारात्मक स्वरूप देखने को मिल सकता है। इसीलिए हमारे संविधान सभा के लोगों ने एक आर्टिकल जोड़ा, यही 15, कि भैया देश के किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, किसी आधार पर नहीं होगा। जैसे कौन कौन सा आधार? न ही जाति के आधार पर होगा, न ही धर्म के आधार पर होगा, न ही लिंग के आधार पर होगा, न ही लिंग के आधार पर होगा, न ही भाषा के आधार पर होगा, न ही जन्म स्थान के आधार पर होगा, और न ही मूल वंश के आधार पर होगा, न ही मूल वंश के आधार पर होगा। ठीक है, तो यहां पर बेसिकली आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि अनुच्छेद 15 के अनुसार निम्नलिखित में से किन बातों के आधार पर भेदभाव की मनाही है? ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, जाति, धर्म, लिंग, भाषा, जन्म स्थान और मूल वंश, इनके आधार पर हर सार्वजनिक स्थल पर मनाही है। ठीक है, मतलब किसी स्कूल में, किसी जगह पर,
किसी सार्वजनिक जगह पर इनके साथ भेदभाव नहीं होगा। लेकिन अपवाद में कुछ लोग रहेंगे, महिलाएं हैं, जैसे आप टिकट निकालने जाओ तो वहां पर महिलाओं की लाइन अलग लगी है, पुरुषों की लाइन अलग लगी है। अब महिलाओं की लाइन भले ही छोटी हो, पुरुषों की लाइन लंबी है, लेकिन 2 महिला का टिकट निकालने के बाद 1 पुरुष का टिकट निकलता है, फिर 2 महिला, फिर 1 पुरुष। तो कहीं ना कहीं महिलाओं की लाइन जल्दी खत्म होगी, उन्हें जल्दी छुट्टी मिल रही है, और पुरुष बोलेंगे हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। तो भैया ये भेदभाव नहीं है, ये भी सकारात्मक विभेद का एक तरीका है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है कि महिलाएं कमजोर वर्ग से हैं। और हाँ, याद रखना, महिलाएं कमजोर वर्ग से है नहीं, ठीक है, महिलाएं कमजोर वर्ग से है नहीं। पितृसत्तात्मक सोच रखने वाले लोग कहते हैं कि महिलाएं कमजोर वर्ग से है ना। महिलाओं को सामान्यतः वंचित वर्ग में रखा जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आज कुछ जगह ऐसा हो गया है कि महिलाओं को चीज़ें मौका मिलने लगा है कि वो आगे बढ़ गई हैं, उन्हें पढ़ाई का मौका मिलने लगा है, अब वो अच्छे अच्छे पदों पर आने लगी हैं। लेकिन क्या हमेशा से ऐसा रहा है कि महिलाएं हमेशा से अच्छे पदों पर जा पाई हों, हमेशा से उन्हें पढ़ने का अधिकार रहा हो? नहीं ना। तो उन्हें वंचित रखा गया है संसाधनों से, उन्हें वंचित रखा गया है अवसरों से, जिस कारण से वो हमें कमजोर लगती है, लेकिन वो कमजोर है नहीं। आप उन्हें अवसर तो देके देखो, वो हमसे भी कहीं आगे जा सकती हैं। इसीलिए नारी का सम्मान हमेशा होना चाहिए। ओके डन। हाँ, तो महिला है तो उनके लिए हम कोशिश करेंगे कि उनके पक्ष में कुछ बातें की जा सके। बच्चे हैं तो बच्चों को के लिए कुछ एक्स्ट्रा किया जा सकता है, दिव्यांग के लिए किया जा सकता है, SC ST OBC और अन्य दुर्बल वर्ग के लिए किया जा सकता है। अगर कहीं आप सार्वजनिक स्थल पर है और आपसे पहले वहां पर इन्हें मौका मिल रहा है, तो वहां पर आप ये नहीं कह सकते कि हाँ भैया मेरे साथ तो क्या हो गया, मेरे साथ तो जो है क्या बोलेंगे आपसे, विभेद हो गया, है ना, नकारात्मक विभेद हो गया, इन लोगों ने मेरे साथ गलत किया है, आपने उनको पहले अवसर दिया, हम तो समानता है, मेरे समानता के अधिकार का विरोध हुआ है, मेरे समानता के अधिकार का उल्लंघन, ऐसा आप कुछ नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि ये 5 वर्ग बेसिकली क्या है, अपवाद है अनुच्छेद 15 के अनुसार। ठीक है, तो यहां पर आपका खत्म होता है अनुच्छेद 15। अब बात करते हैं अनुच्छेद 16। अब आर्टिकल 16 कहता है कि लोक नियोजन के मामले में अवसर की समानता। दैट मीन्स कि यहां पर भी जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, मूल वंश, भाषा एवं निवास स्थान इसके आधार पर भेदभाव नहीं होगा। इसके आधार पर भेदभाव नहीं होगा। इसके आधार पर भेदभाव नहीं होगा। जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, मूलवंश, भाषा, निवास स्थान के आधार पर भारत के किसी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं होगा। मतलब अगर आप सरकारी नियोजन में जा रहे हैं, आप गवर्नमेंट जॉब में जा रहे हैं, तो गवर्नमेंट जॉब में जाते समय यह नहीं देखा जाएगा कि आप किस भाषा के हैं, किस जगह के हैं। अगर आप किसी भी भाषा से हैं तो आपको अवसर दिया जाएगा, क्योंकि भाषा क्या है, भाषा केवल एक मीडियम है अपनी बात रखने का, है ना, केवल एक तरीका है जिससे आप अपनी बातें सामने वाले तक पहुंचा पाते हैं, सामने वाले की बातें अपने पास तक ले पाते हैं। इससे अधिक भाषा का और कोई रोल तो है नहीं मेरे ख्याल से, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। हो सकता है यहां मैं गलत हूं, लेकिन मैं अपनी बात तो रख ही सकता हूं। अनुच्छेद 19 परंतुक 1 का उपपरंतुक ए बताऊंगा, वो भी अभी समझिए। फिलहाल ये क्या कह रहा है कि किसी भी व्यक्ति के साथ लोक नियोजन में जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, मूल वंश, भाषा, निवास स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। लेकिन इसका भी एक अपवाद है। ठीक है, इसका भी एक अपवाद है जो अनुच्छेद 15 के ही एक परंतुक में लिखा है। क्या है? आई थिंक आर्टिकल 15 का क्लॉज, आर्टिकल 16 का क्लॉज 3 है। क्या है? सुनिए, अगर संसद चाहे तो निवास स्थान एवं भाषा को किसी क्षेत्र में रोजगार पाने की शर्त बना सकती है। समझे यहां तक की बात? देखो, नॉर्मली तो अनुच्छेद 15 क्या कह रहा है? नॉर्मली अनुच्छेद 15 कह रहा है कि लोक नियोजन में, सरकारी नौकरियों में सबको अवसर की समानता होगी, सब लोग समान होने वाले हैं। ठीक है,
लोक नियोजन में सबको अवसर की समानता होगी, सारे लोग समान होने वाले हैं। मतलब जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, मूल वंश, भाषा और निवास स्थान के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। लेकिन इसका एक अपवाद ही मिल जाता है कि संसद चाहे तो कुछ स्थानों में क्षेत्र को, मतलब निवास स्थान को, है ना, निवास स्थान को और निवास स्थान के साथ साथ भाषा को शर्त बना सकती है। जैसे आपने कुछ ऐसी पोस्टों को देखा होगा, जैसे पोस्टमैन की जो पदें आती हैं, ठीक है, या एमपी गवर्नमेंट में, एमपी स्टेट में कुछ पदें हैं, ठीक, जिसके लिए ये कहा जाता है कि आपको वहां का निवासी होना जरूरी है। ऐसा क्यों कहा गया है? देखिए, जब आप बिल्कुल जनता के पास रहकर काम करते हैं, ठीक है, तो आपको वहां की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। दूसरा, आपको ये पता है कि भारत विविधताओं का देश है, अच्छी तरह से आप जानते हैं कि भारत विविधताओं का देश है। अब आप गोवा के रहने वाले हैं और गोवा का कल्चर आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि थोड़ा फ्रैंक है, और आप किसी ऐसे स्टेट में जाए जहां पर जो अपना कल्चर है वो बहुत फ्रैंक, बहुत ओपन तरीके से नहीं रहता, ठीक है, थोड़ा अपने कल्चर को लेकर बहुत ज्यादा वैसे है। वैसे मतलब गलत नहीं कह रहा हूं भाई, इसका मतलब गलत नहीं है। अब जैसे मैं आपको समझाता हूं, देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती है ना जो आपको हो सकता है गलत लगे, लेकिन वो सामने वाले के हिसाब से सही हो सकती हैं। कुछ बातें ऐसी हो सकती हैं जो सामने वाले को गलत लगे लेकिन आपके हिसाब से सही हो सकती हैं, ठीक है। तो ह्यूमैनिटी बेटा एक ऐसा सब्जेक्ट है जो किसी के हिसाब से सही है वही किसी और के हिसाब से गलत हो सकता है, और जो किसी के हिसाब से गलत है वो किसी के हिसाब से सही हो सकता है। तो यहाँ की मैं बात कर रहा हूँ, मान लीजिए कि आप राजस्थान में गए, ठीक है, या आप हरियाणा में गए, या आप साउथ के किसी स्टेट में गए, और आप नॉर्थ के रहने वाले हैं, प्रॉपर नॉर्थ के, और आपकी वहां पे पोस्टमैन की जॉब लगी। आपको वहां का एड्रेस नहीं पता, आपको गांव के किसी एक घर में चीजें पहुंचानी है, आप कैसे पहुंचाओगे? है, रास्ता भी नहीं पूछ पाओगे क्योंकि लैंग्वेज नहीं आती, वहां के कल्चर को भी नहीं जानते, कैसे आप मैनेज करोगे चीजों को? ठीक है, इसीलिए संसद अगर चाहे कि हाँ कुछ जॉब्स के लिए कुछ जगहों पर चाहे तो ये शर्त बना सकती है, संसद के पास ये अधिकार होगा। बाकी सामान्यतः इस आधार पर भेदभाव नहीं होगा। ठीक, चलो आगे। अब आता है बेटा आर्टिकल 17, तो फेमस, सबसे बेहतरीन आर्टिकल, मुझे तो भाई बहुत अच्छा लगता है ये आर्टिकल, ये अनुच्छेद। अनुच्छेद 17 कहता है कि भारत में अस्पृश्यता की मनाही होगी, है ना, अस्पृश्यता, छुआछूत का अंत होगा, छुआछूत की मनाही होगी, यह कहता है हमारा ये संविधान। ठीक, लेकिन एक बात याद रखना, यहां पर यह अस्पृश्यता को परिभाषित नहीं करता है, 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 अस्पृश्यता को परिभाषित नहीं करता। अब यहां पे एक टर्म समझो अगर आपको मैं ये ना बताऊं कि इस पर्टिकुलर चीज को अनटचेबिलिटी कहते हैं, इंग्लिश में इसको अनटचेबिलिटी कहते हैं, हिंदी में अस्पृश्यता, इस पर्टिकुलर चीज को अस्पृश्यता कहते हैं, ऐसा मैं आपको बताऊं, ठीक, और आपको ये चीज पता ही ना हो कि इस पर्टिकुलर चीज को अनटचेबिलिटी कहते हैं, तो क्या आप अनजाने में ये गलती कर दोगे? क्योंकि आप जानते नहीं हो कि आप जो करने जा रहे हो उसी को अस्पृश्यता कहते हैं, आपको पता ही नहीं है, और जब आपको पता नहीं है तो आप अनजाने में ये गलती तो कर ही दोगे ना, कॉमन सेंस है। तो एक ये प्रॉब्लम यहां रही कि अस्पृश्यता को परिभाषित नहीं किया गया। ठीक, दूसरा कि संविधान में इसके लिए दंड का भी कोई प्रावधान नहीं है, दंड का प्रावधान भी हमारे संविधान में नहीं है। अब ना अस्पृश्यता को परिभाषित किया गया और ना ही किसी दंड का प्रावधान हमारे संविधान में है। ठीक, तो क्या यह अनुच्छेद ठीक से लागू हो पाएगा? नहीं, यह एक प्रॉब्लम आई। लेकिन उसके पहले हमें समझ लें कि अस्पृश्यता कहते हैं किसको है। अगर हम सामान्य भाषा में अस्पृश्यता की बात करें तो सामान्य भाषा में अस्पृश्यता का मतलब होता है, सामान्य भाषा में अस्पृश्यता का मतलब होता है जाति के आधार पर, जाति के आधार पर छूत करना क्या कहलाता है? सामान्यतः अस्पृश्यता कहलाता है। लेकिन अब अगर आपको ना बताया जाए कि जाति के आधार पर किसी प्रकार का कोई कार्य करना, कोई कुछ कह देना अस्पृश्यता कहलाता है और संविधान इसकी मनाही करता है, तो क्या आप अनजाने में तो ये काम कर सकते हो? भारतीय समाज के पिछड़े काल को तो आप जानते ही हैं। ठीक, तो ये लह कह तो दिया गया, लेकिन ये नहीं बताया गया कि भैया इसी पर्टिकुलर चीज को अस्पृश्यता कहते हैं और इसके लिए दंड क्या मिलेगा, इसके लिए दंड क्या मिलेगा। तब यहां पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेल होता है, नहीं होता? यहां पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेल होता। तो इसे मैं थोड़ा सा आगे लेकर चलता हूं। देखो नाउ अब बात करते हैं हम आर्टिकल 17।
आर्टिकल 17 कहता है कि अस्पृश्यता अस्पृश्यता एक दंडनीय अपराध है। अस्पृश्यता एक दंडनीय अपराध है। अस्पृश्यता एक दंडनीय अपराध है एवं इसका अंत किया जाता है। एवं इसका अंत किया जाता है। ठीक है, लेकिन न ही इसको हमारे संविधान में परिभाषित किया गया, न ही इसको हमारे संविधान में परिभाषित किया गया और न ही इसके लिए बताया गया कि दंड क्या होगा। न दंड बताया न परिभाषा दी। तो जब दंड बताया नहीं तो लोग डरेंगे नहीं, कॉमन सी बात है। दूसरा, परिभाषा नहीं दी तो लोग अनजाने में कर देंगे, एक्ट कर भी देंगे तो बोलेंगे सरकार हमें तो पता ही नहीं है, यहां पे कुछ कांड हो जाएगा। ठीक है, तब इसीलिए हमारी संसद ने क्या किया, हमारी संसद ने किया कुछ काम, और उसने काम क्या उसने 1955 में एक अधिनियम पारित किया, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम। ठीक, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम। यह अधिनियम याद रखिएगा केवल एससी के लिए काम करता था, एसटी के लिए काम नहीं करता था। बाद में इसकी कुछ कमियां रहीं, आगे चल के इसके नाम को 1976 में बदल दिया गया और उसका नाम कर दिया गया नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम। ठीक है, ये भी केवल एससी के लिए काम करता था, तो इसके अंदर भी कई सारी कमियां थी। बाद में एक और बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट आया, ठीक है, और वो इंपॉर्टेंट एक्ट था एससी एंड एसटी एक्ट 1989, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम। और इस अधिनियम में सरकार ने क्या किया, सरकार ने कोशिश की अस्पृश्यता को परिभाषित करने की, और साथ ही इसमें क्या किया, इसने दंड भी बताया। ठीक है, और बाद में एक बार इसमें संशोधन भी हुआ है, याद रखिएगा, एक बार इसमें संशोधन भी हुआ है, और संशोधन कब हुआ था, 2015 को। ठीक है, संशोधन भी हुआ था 2015 को। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिएगा। सॉरी, बार बार जूम इन कर रहा है क्या? अब ठीक, ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लिया आपने। अब देखिए, अब मैं आपको एससी एसटी एक्ट के बारे में कुछ चीजें बता देता हूं। ठीक है, एससी एंड एसटी एक्ट, ठीक है, ये आया कब, ये आया 1989 में। ठीक, शुरुआत में इसमें 22 कार्य ऐसे थे, कितने, शुरुआत में इसमें 22 कार्य थे, 22 कार्य थे जिन्हें क्या कहा गया, अस्पृश्यता। अस्पृश्यता। बाद में इसमें संशोधन हुआ, बाद में इसमें संशोधन हुआ, और संशोधन के थ्रू इसमें 25 कार्यों को और ऐड कर दिया गया, और 47 कार्यों को बताया गया कि क्या कहलाएगा, अस्पृश्यता। ठीक है, बाद में इसमें संशोधन हुआ और 47 कार्यों के थ्रू बताया गया कि हाँ, जो ये 47 पर्टिकुलर एक्ट होंगे उन्हें कहा जाएगा अस्पृश्यता। जैसे जाति सूचक शब्द कहना, सार्वजनिक स्थल पर किसी कार्य को करने से रोकना, सार्वजनिक वाहन में बैठने से रोकना, नाई के द्वारा जात के आधार पर बाल काटने से रोकना, आटा चक्की पर गेहूं पीसने से रोकना, सरकारी नल पर पानी भरने से, कुएं तालाब पोखरे आदि पर जाने से, मंदिर में प्रवेश करने से, इन सब चीजों को रोकने को ही अस्पृश्यता का नाम दिया गया। ठीक, यहां तक की बात क्लियर। अब आते हैं आर्टिकल 18 पे, बट आर्टिकल 18 करेंगे हम कल से। ठीक, तो आज हमने 3 आर्टिकल देखे, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16। एक्चुअली 14, 15, 16, 17, 14, 15, 16, 17, हाँ, 4 आर्टिकल हमने आज देख लिया। एक्चुअली थोड़ी तबीयत हमारी वीक चल रही थी, थोड़ी सी नासाज है, जिसके चलते एनर्जी थोड़ी वीक रही है। ठीक है, तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें ओवरलैप की गई हों आपके दिमाग से, आपको ना समझ में आई हो, क्योंकि आज थोड़ा है हेल्थ इशू है,
तो अगर कुछ इशू रहा है वीडियो में तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। ओके, कमेंट में बताइएगा, कोशिश की जाएगी कि उसे और बेहतर किया जा सके। ठीक है, तो मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द। हाँ, हमारी दूसरी वीडियो भी आने वाली है ज्योग्राफी के लिए, प्रॉपर होगी। एक्चुअली वो रिकॉर्ड हो चुकी है, बस उसे लाइव करना है। तो जल्दी मिलता हूँ आपसे मैं। जय हिंद, जय भारत।